Hello everyone, welcome to All About Civil. स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करेंगे, ये सब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स मैंने आपको कल बताया था कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर हम देखेंगे डिफ्लेक्शन, किसी भी लोड, किसी भी वेट के लगने से स्ट्रक्चर में कितना डिफ्लेक्शन आता है, कितना डिस्टॉर्शन आता है, क्या वहाँ एनर्जी चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस आता है, ये सब हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग मेंबर्स, जैसे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हमारे पास बीम होता है, कॉलम होता है, स्लैब होता है, फुटिंग होता है। तो इन सब स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर क्या क्या फोर्सेस का एक्शन रहता है, स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, स्ट्रेन कैसे वेरी करता है, और डिफ्लेक्शंस कैसे आते हैं, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये सब हम आइडिया लेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि हम किस मटेरियल की प्रॉपर्टी को बेस्ट मान सकते हैं। किसी भी जैसे अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग मटेरियल बेस्ट है। जैसे डोर वुड का भी होता है, स्टील का भी होता है, ग्लास का भी होता है, आयरन का भी होता है, यानी कि बहुत सारे हमारे पास वैरायटी होते हैं। लेकिन हम जो हमारे काम के लिए बेस्ट है उसे चूज़ करते हैं और उसे फाइनलाइज करते हैं। तो जो भी चीज़ हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी नीड्स, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग सही बैठती है, हम उसे फाइनल करते हैं। तो ये फाइनलाइज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें जानना कि जो भी जो भी मटेरियल हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो किस कंडीशन में बेस्ट रहती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे मटेरियल्स, कि मटेरियल्स क्या होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स हर एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब हमें उनकी वाइड स्टडी उस लेवल पर नहीं करनी है, हमें अपना सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग उसका स्टडी करना है कि जो जो मटेरियल्स हमारे यूज़ के हैं हम सिर्फ उनका स्टडी करेंगे। तो मटेरियल्स पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद हम देखेंगे टेंसाइल टेस्ट। जितने भी टेस्ट होंगे मटेरियल के लिए जो कि हमारा इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए ज़रूरी है, उसके मैकेनिक्स को देखने के लिए ज़रूरी है, वो सब टेस्ट हम इसमें पढ़ेंगे। तो टेंसाइल टेस्ट, दूसरा कंप्रेसिव टेस्ट, उसके बाद इम्पैक्ट टेस्ट, फिर फटीग टेस्ट एंड टॉर्शन टेस्ट। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं मटेरियल। मटेरियल की डेफिनेशन क्या होता है और मटेरियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखते हैं पहली डेफिनेशन। A substance that can be used for making or doing something, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कुछ बनाने के लिए या फिर कुछ करने के काम आ सकता है, कुछ भी बनाने के लिए या फिर किसी और काम को करने में यूज़फुल हो सकता है, उसे हम बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल की दूसरी डेफिनेशन। अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है। सपोज़ हम एक वॉल को देख रहे हैं, तो वॉल के अंदर ब्रिक्स लगी है और मोटार लगा है। मोटार यानी मिक्सचर, जो हम ईंट रखते हैं, फिर साइड में एक मिक्सर लगाते हैं, फिर एक ईंट रखते हैं, फिर मिक्सर लगाते हैं, और फिर जब हम एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बनाते हैं फिर से वो मिक्सर लगाते हैं। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हम वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो ब्रिक्स एंड मोटार, यानी कि मटेरियल क्या होता है कि जिससे ऑब्जेक्ट बना है,
अगर कोई हम वुड का बॉक्स देखते हैं तो उसका मटेरियल वुड होगा, किसी वॉल को देखते हैं तो उसका मटेरियल होगा ब्रिक्स एंड मोर्टार। तो किसी भी चीज़ जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है उसे हम बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल की थर्ड डेफिनेशन, मटेरियल कैन बी प्योर एंड इम्प्योर। अब मटेरियल प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। नेक्स्ट, मटेरियल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब मटेरियल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिवाइडेड है, यानी कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर हमें किसी नैनो पार्टिकल की स्टडी करनी है, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करनी है, तो हम अलग टाइप से मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे मटेरियल का। अगर हमें केमिस्ट्री के पर्पस से करनी है स्टडी तो हम दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे। यानी कि बहुत सारे हमारे पास क्राइटेरिया हैं कि किस किस बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किसी कंट्री के अंदर हम स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये महाराष्ट्र है, तो ये स्टेट वाइज डिवीज़न हो गया। दूसरा डिवीज़न हम कर सकते हैं कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। तीसरा हम डिवीज़न कर सकते हैं कि अबाउट 20 ईयर्स कितनी लोग की एज है और बिलो 20 ईयर्स कितनी की एज है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया हो गए, कोई एज के नंबर, एज के बेसिस पे, कोई मेल और फीमेल के बेसिस पे, कोई स्टेट के बेसिस पे। तो ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल का किसी प्रॉपर्टी के, किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो इस तरीके से मटेरियल का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत सारे मटेरियल्स गिवन है। कौन कौन से मटेरियल्स आप देख पा रहे हैं? मैं जूम कर देती हूँ। सिविल की साइट में ये सब मटेरियल्स हमें अवेलेबल होते हैं। देखो इस पिक्चर में स्टील बार्स हैं, वुड है, टिम्बर है, स्टील का स्ट्रक्चर है और सारे मटेरियल्स हैं जो कि हमें कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं। इसके बाद देखते हैं हाउ टू एवेल्युएट मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज टू कंसीडर। यानी कि जो मैं अभी बताया मैंने कि अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है कि किसी के थ्रू पास हो जाना। जैसे कि कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू जा सकती है, और कुछ मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जैसे अगर हम कोई भी मेटल ले लें, आयरन की रॉड ले लें और उसे दो वायर्स के बीच में लगाएं, और अगर उसके अंदर करंट है वायर के अंदर तो करंट वहाँ से फ्लो हो जाएगा। अगर ऐसा हो पा रहा है तो वो कंडक्टिव है, कंडक्टिविटी हो पा रही है उसके अंदर। और अगर वो करंट को ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है मटेरियल, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंडक्टिविटी, कि उसके अंदर कंडक्टिविटी ट्रांसफ़र अलाउ नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट है कंडक्टिविटी। इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि कोई भी मटेरियल कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन आपने नाम सुना होगा, जंग। किसी भी आयरन के मटेरियल पे अगर हम उसे बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो वहाँ एयर, वाटर ये सब रिएक्ट करते हैं और उस मटेरियल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है। तो वो कोटिंग को हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं कि अगर कोई मटेरियल पे कोरोजन हो सकता है तो वो अलग, और किसी मटेरियल को अगर हम कितना भी बाहर रख लें, पानी के अंदर रख लें, उस पे कोरोजन नहीं हो रहा है तो वो दूसरे टाइप का मटेरियल।
थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि कितना कॉम्पैक्टेड है, कितना मास फिल्ड है किसी वॉल्यूम के अंदर। जैसे हमारे पास एक मिठाई का डिब्बा है, उस मिठाई के डिब्बे के अंदर फर्स्ट केस में हमारे पास सिर्फ 2 लड्डू हैं, एक केस ये। और दूसरा केस, एक मिठाई के डब्बे में हमारे पास सपोज 8 लड्डू हैं। अब पहले केस में वॉल्यूम सेम है, डिब्बा मिठाई का उतना ही है, लेकिन उसके अंदर मास सिर्फ 2 लड्डू का है। और दूसरे केस में हमारे पास डिब्बा सेम है, यानी कि वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है, अंदर का मैटर है, लड्डू का मास है वो 8 है, वो ज़्यादा हो गया। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, जितना ज़्यादा मास और वॉल्यूम का रेशो उतनी ज़्यादा डेंसिटी। तो कुछ मटेरियल्स को हम डेंसिटी के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं कि उसमें उसका मास और उसके वॉल्यूम का रेशो कितना है, डेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद डक्टिलिटी या फिर मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होता है कि जिसके थ्रू हम लॉन्ग वायर में किसी भी मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि जिसे फोर्स लगाने पे वो एक वायर की फॉर्म में आ जाता है, एक पतली सी तार की फॉर्म में आ सकता है बिना टूटे, तो वो मटेरियल डक्टाइल है, उसके अंदर डक्टिलिटी है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो मटेरियल अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं वो खींचने के बजाय टूट जाता है, तो उससे के अंदर डक्टिलिटी नहीं है, यानी कि वो डक्टाइल नहीं है। फिर मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मटेरियल को अगर हम हैमर से बीट करें, उसके ऊपर हैमर मारें, हथौड़ा मारें, अगर वो थिन शीट किसी भी पतली परत की फॉर्म में आ जाता है तो वो मैलिएबल है, और अगर वो उस फॉर्म में नहीं आ पाता है तो वो मैलिएबल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है, एक डक्टिलिटी वायर की फॉर्म में लाने वाली, और मैलिएबिलिटी एक पतली शीट, थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। अब कोई भी मटेरियल अगर इलोंगेट यानी कि उसकी डायमेंशन में चेंज आ पा रहा है, इलास्टिक है, उसकी सपोज जैसे हेयर बेंड होता है, हेयर वाली रबर होती है, तो हम उसको स्ट्रेच करेंगे अगर, तो वो उसका साइज़ बड़ा होता रहेगा, और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वापस से छोटा हो जाता है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि अपनी शेप में, अपने साइज़ में चेंज ला पा रहा है फोर्स के लगने पे, तो वो इलास्टिक है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है। और अगर वो चेंज नहीं ला पा रहा है तो उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। स्टिफनेस होता है कि कोई कितना हार्ड है, कोई कितना सख्त टाइप है। अगर कोई मटेरियल बहुत सख्त है तो वो स्टिफ है, और अगर वो सख्त नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हम उसे बोलेंगे कि उसके अंदर स्टिफनेस नहीं है। इन सब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर टफनेस, कि किसी भी मटेरियल के अंदर टफनेस कितनी है, कितने फोर्स पे आके वो फ्रैक्चर हो पा रहा है। अगर किसी फोर्स पे फ्रैक्चर हो पा रहा है तो वो अलग कैटेगरी, और फोर्स लगाने पे अगर उसके अंदर फ्रैक्चर नहीं आता है, वो टूट नहीं पाता है, तो उसके अंदर टफनेस दूसरी कैटेगरी वाली है। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस। कोई भी मटेरियल कितना हार्ड है, अगर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को वो कवर कर पा रहा है तो वो हार्ड है, और अगर वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहा है तो वो हार्ड नहीं है। एंड लास्ट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं, दो चीज़ें होती हैं। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, सपोज मैंने एक पेन पकड़ा, दोनों साइड से पेन पे मैंने फोर्स लगाया बाहर की तरफ, तो या तो पेन सेम पोजीशन में रहेगा, या फिर वो धीरे धीरे इलोंगेट करने लगेगा, या फिर वो बीच में से टूट जाएगा। 3 केसेस होंगे, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं।
अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और पेन का मटेरियल हमारे पास इलास्टिक है तो धीरे धीरे पेन की लेंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी और उसका डायमीटर, उसका जो सर्कुलर पार्ट है वो पतला होता रहेगा। तो ये दूसरा चेंज है। और अगर हमारे पास मटेरियल ऐसा है कि वो इलोंगेट इलास्टिसिटी वाला नहीं है, वो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर, तो एक पॉइंट आएगा अगर हमारी फोर्स ज़्यादा है तो वो टूट जाएगा। तो ये है प्लास्टिसिटी। तो हमने अभी ये सब प्रॉपर्टीज़ देखी, कंडक्टिविटी, फिर देखा कोरोजन रेजिस्टेंस, फिर देखा डेंसिटी, फिर डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, फ्रैक्चर टफनेस, हार्डनेस और प्लास्टिसिटी। इन सब प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, मटेरियल्स को देखते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। अब मटेरियल्स कैटेगराइज्ड हो जाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमारे किस काम के लिए कौन सा मटेरियल सूट करेगा। किसी का कंप्रेशन अच्छा है, किसी में टेंशन अच्छा है, किसी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल को चूज़ किया जाता है कि कौन से काम के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब मटेरियल्स वी हैव टू स्टडी, इसमें अब सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिस पर ही देखेंगे कि कितने टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के मटेरियल्स हमें पढ़ने हैं। मटेरियल्स तो मैंने आपको बताया अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर बहुत टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं, पर जो हमें स्टडी करना है वो है इलास्टिक मटेरियल्स, सेकंड इज प्लास्टिक मटेरियल्स, थर्ड इज डक्टाइल मटेरियल्स एंड फोर्थ इज ब्रिटल मटेरियल्स। पढ़ते हैं सबसे पहले कि इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं। व्हाट आर इलास्टिक मटेरियल्स? इलास्टिक मटेरियल्स क्या है? इलास्टिसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन देम। यानी कि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी क्वालिटी है किसी भी मटेरियल के अंदर कि उन पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो उनके अंदर चेंज आएगा, लेकिन जैसे ही हम वो चेंज हटाते हैं, वो चेंज रोक देते हैं, तो वापस से उसी फॉर्म में हमारा मटेरियल आ जाता है। यानी कि किसी भी मटेरियल पर हमने फोर्स लगाया, उसके अंदर एक चेंज आया, हमने वो फोर्स लगा के रखी, अब धीरे धीरे वो फोर्स हमने छोड़ दी, हमने फोर्स को हटा दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जैसे पहले था सेम वैसे ही अगर हो जाता है, तो हम मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट लाइन, when the forces are removed the object will return to its initial shape and size if the material is elastic। वही बात लिखी है कि जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं, फोर्स को हटा देते हैं, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा अपनी इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग वाली, जो बिल्कुल स्टार्ट में शेप थी, साइज था, ऑब्जेक्ट उसी शेप और साइज में वापस आ जाएगा। इलास्टिक मटेरियल्स मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर शेप और साइज में चेंज आता है, और जैसे ही हम वो फोर्स हटा देते हैं तो ऑब्जेक्ट वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज के अंदर पहुंच जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक बार आप पढ़ लीजिए ये, 1 मिनट का टाइम मैं दे देती हूँ उसके लिए।
आई होप आपने पढ़ लिया होगा और ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। देखो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास एक वायर है, हमने उसे ऐसे रखा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई है, सिंपल रखा है, अपनी ओरिजिनल शेप है और उसकी ओरिजिनल साइज़ है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, जब उसके अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई, कोई भी चेंज नहीं लाया गया है, इसे बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। तो ये वायर अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर है और इसे बोल रहे हैं हम अनस्ट्रेस्ड वायर, यानी कि उसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है। इसके बाद सेकंड फिगर देखिए। सेकंड फिगर में हमने अपने थंब से फोर्स लगाया उसके कॉर्नर्स पे, तो जो वायर है उसकी शेप चेंज हो गई है। पहले स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में थी, अब हल्का सा पैराबोला के टाइप में उसकी फिगर आ गई, उसकी शेप चेंज हो गई। स्ट्रेस लगाने के बाद ये चेंज आया। अब थर्ड फिगर में आप देखिए, जब हमने स्ट्रेस रिमूव किया, साइड में लिखा है रिमूव स्ट्रेस एंड मटेरियल रिटर्न्स टू ओरिजिनल डायमेंशंस, यानी कि जैसे ही हमने स्ट्रेस को रिमूव किया, हटाया, मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशन के अंदर आ गया। फर्स्ट फिगर में हमारे पास एक वायर रखा था, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई उस पर चेंज, उसके अंदर चेंज नहीं आया और ये अनस्ट्रेस्ड वायर हमारे पास था। सेकंड फिगर में हमने देखा कि हमने जब फोर्स लगाया थंब से, तो जो उसकी ओरिजिनल शेप थी स्ट्रेट लाइन, वो चेंज होके, ये देखिए, ये चेंज होके बन गई है पैराबोला टाइप, कर्ड बन गई है, जबकि स्टार्टिंग में ऐसी शेप थी। थर्ड में जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर रिटर्न हो जाता है। तो ये थी प्रॉपर्टी इलास्टिक मटेरियल की, कि वो हमेशा जैसी फोर्स वापस हो जाएगी, फोर्स को हटा लिया जाएगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन के साथ शेप और साइज भी जैसे पहले था किसी मटेरियल का, वो वैसा ही हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी, और इन मटेरियल्स को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मटेरियल्स। पढ़ते हैं डेफिनेशन। व्हेन द मटेरियल डिफॉर्म्स इर्रिवर्सिबली, इर्रिवर्सिबली का मीनिंग होता है एक फॉर्म से जब हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो रिवर्स वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन के अंदर नहीं जाता। एक चेंज होता है रिवर्स, जो कि जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए जब हम अपने हाथ में गोल गोल बनाते हैं, जब हम स्टार्टिंग में रोटी बनाना सीखते हैं तो वो गोल गोल प्रॉपर रोटी नहीं बन पाती, तो हम दोबारा से उसे गोल कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। हमने रोटी बनाई लेकिन वो नहीं बनी, तो हमने वापस से उसे राउंड राउंड बना दिया। तो इस प्रोसेस में जैसा इनिशियल कंडीशन के अंदर था, मटेरियल वैसे ही वापस से हो जाता है चेंज के बाद। अगर ऐसा कंडीशन है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल। और अगर ऐसी, जैसे अब हमने रोटी बना के तवे पर डाल दी, अब वो ख़राब होती है, तो वापस से हम उसे आटे की फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। अब जो चेंज है, अब जो कंडीशन है, उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। जैसे सिविल की भाषा में समझे तो सीमेंट, सैंड, वाटर, जब हमने सब डाल दिया एग्रीगेट और उसका मिक्सचर बना दिया तो वो हार्ड हो जाता है। अब उसे हम दोबारा से सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर अलग अलग उसका नहीं कर सकते। तो जब ऐसा हमारे पास चेंज होता है कि जिसे हम अपनी पहली कंडीशन में वापस नहीं ला सकते, उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो प्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर व्हेन द मटेरियल डिफॉर्म्स इरिवर्सिबली and
डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन व्हेन लोड इज रिमूव्ड। यानी कि प्लास्टिक मटेरियल्स हमारे पास वो मटेरियल्स हैं जो कि इरिवर्सिबली डिफॉर्म होते हैं, यानी कि ऐसा चेंज उनके अंदर आ जाता है कि वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन, जैसा वो फर्स्ट कंडीशन में थे, स्टार्टिंग में थे, जिस शेप में, जिस साइज में, जिस पोजीशन में, वापस नहीं हो पाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं इरिवर्सिबल। और इनके साथ साथ इरिवर्सिबल कंडीशन के अंदर आते हैं और अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज के अंदर नहीं जा पाते हैं, लोड जब हम रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। क्लियर? व्हेन द मटेरियल डिफॉर्म्स इरिवर्सिबली and does not return to its original shape and size even when load is removed. अगला पॉइंट, फॉर स्ट्रेसेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अ मटेरियल एग्जिबिट्स प्लास्टिक बिहेवियर। हमने जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लेंगे अभी। स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व में एक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है, और अगर हम कोई भी फोर्स इस स्ट्रेस लिमिट के बाहर अप्लाई करते हैं, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता। यानी कि जैसे कुछ वेट मेज़र करने वाली मशीन होती है, सपोज़ किसी की लिमिट है 50, अगर आप बिलो 50 वेट उस पर रखोगे तो वो मेज़र कर देगा, और अगर 50 से आप अबव वेट रख देते हो तो वो मेज़र नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही एक इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट डिसाइडेड है। अगर आप कोई भी फोर्स लगाते हो उस लिमिट से कम, तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जा सकता है, वापस चला जाएगा, ओरिजिनल शेप, साइज एंड पोजीशन। और अगर हम इलास्टिक लिमिट के बाहर लोड लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड लगाते हैं, तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप, साइज, पोजीशन में रिटर्न नहीं हो पाता। जब ऐसा बिहेवियर होता है कि इलास्टिक लिमिट के बाहर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स, जो कि एक बार अगर शेप चेंज हो गई तो वो वैसी रहेगी। प्लास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल, अब इनकी शेप जैसी है वो वैसी रहेगी। ओरिजिनली जिस शेप में ये प्रेजेंट रहे होंगे पाइप्स, उस फॉर्म में वापस नहीं जा पाएंगे। तो ये कोई भी मटेरियल ऐसा जो कि अब अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। एक बार आप डेफिनेशन पढ़िए डक्टिलिटी की, फिर मैं समझाती हूँ। पढ़ते हैं। डक्टिलिटी, ductility is defined by the degree to which a material can sustain tensile strength before failure। यानी कि डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से एक मटेरियल के अंदर टेंसाइल का मतलब होता है, जैसे मैंने एक पेन पकड़ा और पेन के दोनों एंड्स, एक हाथ से मैंने एक एंड पकड़ा और दूसरे हाथ से दूसरा एंड पकड़ा और बाहर की तरफ फोर्स लगाया, यानी कि पेन के आउटर साइड में दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे
टेंसाइल स्ट्रेन उसके अंदर आता है, स्ट्रेन होता है चेंज लेंथ में चेंज होना, डायमीटर में चेंज होना, ये सब है स्ट्रेन, कितना चेंज आया है, और अपॉन टोटल लेंथ, इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन यानी कि टेंशन फोर्स लगने से जितना टेंसाइल स्ट्रेन आया है फेलियर में, और साथ ही साथ जब स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो स्ट्रेस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस, यानी कि ऐसा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मटेरियल की लिमिट क्रॉस हो जाए। अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो मटेरियल फेल हो जाएगा, यानी कि उस लिमिट के अंदर अंदर हमें स्ट्रेस लगाना है। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि किसी भी मटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब है अलोंग द लेंथ, किसी भी मटेरियल की लंबाई की फॉर्म में जब चेंज आता है, लेंथ इंक्रीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अलोंग द लेंथ टेंसाइल स्ट्रेन आता है, चेंज आता है। अगर मटेरियल फेल, जो कंडीशन है मटेरियल को फेल होने वाली, उसके अंदर अंदर अगर हम मैक्सिमम लोड लगा देंगे, बहुत ही ज़्यादा जान लगा देंगे, तो वो तो टूट ही जाना है मटेरियल। लेकिन अगर हम उसकी अल्टीमेट यील्ड पॉइंट के अंदर रखते हुए फोर्स लगाएं और मटेरियल के अंदर टेंसाइल चेंज आ जाए, यानी कि अलोंग द लेंथ चेंज आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। जैसे आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर में हमारे पास एक स्टील का एक सैंपल था, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे भी। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर हम ये सैंपल फिट कर देते हैं, तो उसके अंदर हम लोड लगाते हैं दोनों पॉइंट से बाहर की तरफ, यानी कि मटेरियल किस पॉइंट पे आके और कैसे फेल होता है, कैसे टूटता है। तो ऐसे जब हम टेस्ट करते हैं मटेरियल को, फोर्स लगाते हैं, तो उससे चेक करते हैं कि मटेरियल जब टूटता है किस फॉर्म में टूट रहा है, कितना लोड वो बियर कर पा रहा है, कितनी फोर्स तक मटेरियल फेल नहीं हुआ, कितने फोर्स तक आके मटेरियल फेल हुआ है, और उसने फेल होने में कितना टाइम लिया है। तो इन सब कुछ चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए बेस्ट है। तो एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए डक्टिलिटी की। इसमें ये वाली लाइन एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ मटेरियल इज जनरली कंसिडर्ड डक्टाइल if it is able to undergo significant plastic deformation before failure, यानी कि हम किसी भी मटेरियल को मानेंगे कि वो डक्टाइल है कब, जबकि वो प्लास्टिक चेंज, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा चेंज कि उसकी शेप तो चेंज हो गई लेकिन वो फेल नहीं कर रहा है। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर प्लास्टिक चेंज आ रहा है लेकिन वो फेल नहीं हुआ, अगर कोई भी मटेरियल ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे कि वो मटेरियल डक्टाइल है। प्लास्टिक चेंज उसके अंदर आ जा रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आई है लेकिन मटेरियल फेल नहीं हुआ है, उसकी फेलियर कंडीशन से पहले। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। देखिए फिगर, इसमें हमारे पास एक बार दिख रही है आपको, लॉन्गिट्यूडनल बार। लॉन्गिट्यूडनल बार इन टाइप से टूट सकती है। ए फिगर आप देख रहे हो, ए फिगर में सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर कट आया है, और ये फिगर और ये जो सैंपल था ये ब्रेक हो गया। सेकंड में आप देख रहे हो एक दूसरी फॉर्म में, टेपर्ड फॉर्म में चेंज आया सैंपल के अंदर और फिर ब्रेक हुआ है। सी फॉर्म में आप देख रहे हो कि पेंसिल टाइप और ज़्यादा टेपर सेक्शन हुआ है, तब जाके सेक्शन फेल हुआ है। मेंबर के अंदर कोई भी सैंपल हमने लिया, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड से एक्सटर्नल फोर्स, बाहर की साइड, जैसे मटेरियल 1 है, एक एरो इधर ऊपर की साइड है और एक एरो नीचे की साइड है, तो इस एरो में हम फोर्स लगाते हैं, एक ऊपर की साइड फोर्स एक साथ और एक फोर्स नीचे की साइड, तो मटेरियल अलग अलग टाइप से ब्रेक होता है। जैसे ए फिगर में आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, बी फिगर में
टेपर्ड है लेकिन उतना स्लोप टेपरिंग का नहीं है, तो ये एक टाइप का डिफॉर्मेशन। और सी में आप देख रहे हैं टेपरिंग और ज़्यादा है, जैसे ये और ज़्यादा शार्प है पेंसिल फॉर्म में, तो ये एक और टेपरिंग का। इस तरीके से कोई भी सैंपल फेल होता है। अभी आप फिगर में ब्रिटल और डक्टाइल ये ग्राफ डिस्कस कर लेंगे, इससे पहले पढ़ लेते हैं कि ब्रिटल मटेरियल क्या मटेरियल होते हैं। A material is brittle if when subjected to stress it breaks with little elastic deformation and without significant plastic deformation। इस लाइन का मतलब है कि किसी भी मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे अगर हमने उसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, हमने किसी भी फॉर्म में उस पर फोर्स लगाई, वो लिटिल इलास्टिक डिफॉर्मेशन के साथ, यानी कि बहुत थोड़ा सा उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और वो उसके बाद ब्रेक हो गया। इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि शेप में चेंज आया और ब्रेक हो गया। एंड विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि हमने शेप चेंज कर दी तो वो उसी शेप के अंदर रह गया, उसमें शेप चेंज हुई और शेप चेंज होने के बाद वो वैसा नहीं रहा और वो टूट गया। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि हमने एक चौक का पीस लिया, चौक पे दोनों साइड से हमने फोर्स लगाया, तो चौक ऐसा नहीं है कि चौक रबर की तरह खींचती जाएगी और एक पतली होती जाएगी और लंबी होती जाएगी, वो ऐसा नहीं होगी, चौक टूट जाएगी, बीच से दो पीसेस हो जाएंगे। तो चौक का जो मटेरियल है, चौक के मटेरियल को हम बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम हुआ और इलास्टिक डिफॉर्मेशन होने के साथ साथ वो मटेरियल ब्रेक हो गया और फेल कर गया। जबकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि उसकी शेप चेंज होती है और वो सैंपल और वो मटेरियल वैसा ही रह जाता है। जबकि चौक के केस में कोई ब्रिटल मटेरियल था हमारे पास, इस पे स्ट्रेस लगा, ब्रेक्स विथ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ब्रिटल मटेरियल्स एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर, यानी कि ब्रिटल जो मटेरियल्स होते हैं उनके पास कम एनर्जी होती है, वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रैक्चर के पहले और वो टूट जाते हैं। ये हम पॉइंट हम समझेंगे फिगर के थ्रू। देखो पॉइंट ये है, ब्रिटल मटेरियल्स एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर, यानी कि ये बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रैक्चर के पहले। इवन दोज ऑफ हाई स्ट्रेंथ, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन वो भी फ्रैक्चर के पहले बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेकिंग इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय अ स्नैपिंग साउंड, यानी कि जैसे ये ब्रेकिंग ऐसे नहीं हो जाती, एक खट से आवाज़ आती है। जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कोशिश करेंगे परफॉर्म कर पाए, तो जब ये टेस्ट हम करते हैं तो मटेरियल जब ब्रेक होता है तो अचानक से एकदम आवाज़ आती है, एकदम खट आवाज़ आती है कि मटेरियल टूट गया, मटेरियल फेल कर गया। तो मटेरियल ब्रिटल होता है जब उस पर हम स्ट्रेस लगाते हैं, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें थोड़ी सी आती है और वो ब्रेक कर जाता है, फेल कर जाता है, जबकि उसके अंदर कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हुआ होता। तो जो भी ऐसा मटेरियल होता है कि जिसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो, यानी कि शेप के अंदर थोड़ा सा चेंज आए लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना आए, प्लास्टिक मीन्स जो हमने चेंज कर दिया वही परमानेंट रहे, ऐसा नहीं होता कि परमानेंट चेंज रहता है, वो थोड़ा सा चेंज आने के बाद मटेरियल फेल कर जाता है। जैसे चौक पे जब हम फोर्स लगाते हैं दोनों साइड से, तो उसके अंदर थोड़ा सा इलास्टिक डिफॉर्मेशन आता है कि उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं और वो टूट जाती है बीच में से,
उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ा सा आया और वो फेल कर गया। कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि वो जब वो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है सैंपल की तो वो वैसे ही रह जाता है। तो चौक के अंदर ऐसा नहीं है कि चौक बीच से पतली हो गई और साइड साइड से मोटी है, लेकिन फिर भी एक ही सैंपल के अंदर है, वो ब्रेक हो गई मतलब उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है और वो ब्रिटल मटेरियल है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें देखा, ब्रिटल मटेरियल्स एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर, यानी कि ब्रिटल मटेरियल्स बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रैक्चर के पहले, चाहे वो हाई स्ट्रेंथ वाले मटेरियल्स भी क्यों ना हो। और ब्रेकिंग जब होती है तो उसमें एक स्नैपिंग साउंड आती है। बोन, कास्ट आयरन, सेरेमिक एंड कंक्रीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। हमारी हड्डी, कास्ट आयरन, सेरेमिक मटेरियल्स जैसे कि वॉश बेसिन वाला मटेरियल जो होता है उसे हम बोलते हैं सेरेमिक, एंड कंक्रीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स हैं ये ब्रिटल मटेरियल्स हैं, यानी कि अगर इन पर फोर्स लगती है तो ये डायरेक्ट टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे इनकी शेप चेंज होती है और ये इलोंगेट होते हैं रबर की तरह इनमें चेंज नहीं आता है। ये मटेरियल्स डायरेक्टली फेल होते हैं। इसलिए जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं किसी बिल्डिंग की तो कंक्रीट के साथ साथ हम स्टील भी प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल रीज़न क्या है स्टील प्रोवाइड करने के, क्यों हमें ज़रूरी है स्टील प्रोवाइड करना, ये सब भी हम आने वाले सब्जेक्ट्स में कवर करेंगे और देखेंगे कंक्रीट अगर ऐसा मटेरियल है तो क्या ये हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल है, और अगर सूटेबल है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर ये सूटेबल नहीं है तो हमें कौन सा मटेरियल साथ में और ऐड करना चाहिए कंक्रीट के कि हमारी बिल्डिंग ड्यूरेबल रहे। मटेरियल्स दैट हैव रिलेटिवली लार्ज प्लास्टिक रीजन्स अंडर टेंसाइल स्ट्रेसेस आर नोन एज डक्टाइल। जो मटेरियल्स जिनमें लार्ज प्लास्टिक रीजन अवेलेबल रहता है उसे हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल्स के एग्जाम्पल होते हैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर। जो भी मटेरियल, अब जैसे एल्यूमिनियम की रॉड है उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो धीरे धीरे एक्सटेंड करती है। ऐसा नहीं है कि हम फोर्स लगाते हैं तो बीच से टूट जाती है वुड की तरह, ऐसा नहीं होता। जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो धीरे 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 शेप चेंज करती है, एक लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसका डाया कम होने लगता है, लेंथ बढ़ने लगती है, और ऐसे करते करते एक पॉइंट आता है जहाँ मटेरियल की स्ट्रेंथ फेल हो जाती है और मटेरियल ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। एग्जाम्पल हमने ब्रिटल के देखे, बोन हमारी हड्डियाँ, कास्ट आयरन, सेरेमिक के मटेरियल्स, कंक्रीट, ये सब एग्जाम्पल हैं ब्रिटल मटेरियल्स के। और जो भी चीज़ें इलोंगेट हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल चेंज आ सकता है, लेंथ में चेंज आ सकता है और डायमीटर कम हो सकता है बिना फेल किए, अगर ऐसा सैंपल है तो हम उस सैंपल को बोलते हैं, उस मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। अभी जो हमने कर्व वाली बात की है, इसमें कर्व हम देखते हैं, जैसे इसमें हमने पढ़ा था भी ये सेकंड पॉइंट्स, ब्रिटल मटेरियल्स एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर। ये देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू। ग्राफ देखो, ये ग्राफ बना है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। स्ट्रेस वो फोर्सेस होती हैं जब हम किसी भी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो कुछ उसके अंदर फोर्सेस होती हैं जो कि बोलती हैं हमें चेंज नहीं लाना है, इस मटेरियल को ऐसे ही रहने दो। तो स्ट्रेस किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, तो स्ट्रेस फोर्स है। और स्ट्रेन होता है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सैंपल के अंदर जो चेंज आया है, चाहे वो लेंथ की फॉर्म में हम देखें, लेंथ की फॉर्म में देखते हैं तो डेल्टा एल यानी कि कितना चेंज आया है, और अपॉन टोटल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ऐसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। अगर हम डायमीटर की फॉर्म में देखें, डेल्टा डी कि कितना चेंज आया डायमीटर में, कितना कम हुआ है, अपॉन टोटल डायमीटर।
तो ये स्ट्रेन होता है। हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब हमने इन दो फैक्टर्स को ही क्यों लिया, क्योंकि जितना स्ट्रेन आएगा और जितना स्ट्रेस होगा ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। एक हुक्स का लॉ है, वो भी हम पढ़ेंगे, तो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ही है। उन्होंने हमें बताया कि ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। तो रेड वाला आपको दिख रहा है ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। ब्रिटल मटेरियल्स हम सब अब जान गए हैं, वो मटेरियल्स जो कि फेल कर जाएंगे, जिनके अंदर थोड़ा सा इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा और बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आए, यानी कि बिना चेंज के साथ रहे, वो उससे पहले ही टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। तो ये रेड से, अब देखो रेड के अंदर जो लाइट रेड कलर की शेडिंग है, ये पूरा एरिया है, एक एरिया ये ब्रिटल के लिए है, ब्रिटल वाली एनर्जी के लिए, और दूसरा एरिया आप देख रहे हैं डक्टाइल ब्लू के लिए। तो ब्लू के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन, अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में ये शो कर रहा है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी अंदर और आ सकती है बिना फेल करे किसी भी सिस्टम को। ये सिस्टम, ये सैंपल फेल नहीं करेगा जबकि इलोंगेट होता रहेगा, जैसे एक रबर, कोई भी मटेरियल जो इलोंगेट हो पा रही है, जिसकी लेंथ बढ़ रही है फोर्स लगाने के साथ साथ और डायमीटर कम हो रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी, हमारी जो फोर्स है वो एब्जॉर्ब हो रही है बिना टूटे। तो ये वाला एरिया ज़्यादा है ब्लू का, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो डक्टाइल के केस में ये एरिया ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाती है। ये मटेरियल्स हैं डक्टाइल मटेरियल्स, और जिनके अंदर बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो पा रही है, जैसे ब्रिटल मटेरियल्स आप देख रहे हैं, रेड वाले पोर्शन से शो है रेड कलर से, इन मटेरियल्स के अंदर बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो पा रही है। अब देखिए रेड ब्रिटल मटेरियल, अब इनके अंदर सिर्फ इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाई, तो ये बीच से ब्रेक हो गया, देखो ये बीच से ब्रेक हो गया। जबकि जो डक्टाइल मटेरियल से ब्लू वाला, हमने सैंपल सेम लिया था, दोनों की लेंथ सेम ली थी, लेंथ और डाया। अब फर्स्ट केस में तुरंत ब्रेक हो गया, चेंज आ गया, फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि एनर्जी कम एब्जॉर्ब हो पाई। दूसरे केस में जब डक्टाइल मटेरियल हमने लिया, सैंपल सेम था, एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब होती रही और इसके अंदर इलोंगेशन आता रहा, लेंथ में चेंज आता रहा, डायमीटर कम होता रहा, जैसे आप देख रहे हैं बीच से ये सैंपल पतला हो गया और साइड में वैसे ही रहा। तो चेंज आता गया, एनर्जी एब्जॉर्ब होती गई। तो ऐसे ही एक पॉइंट आया, ये बहुत बाद में जब इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी तब ये फेल करेगा, नहीं तो ये इसी पोजीशन में रहेगा। तो ये है डक्टाइल मटेरियल्स जो कि बिना फेल हुए रह सकते हैं, और ब्रिटल मटेरियल्स कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और जल्द ही फ्रैक्चर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम। जल्दी से हम कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा मटेरियल क्या होता था, मटेरियल की हमने डेफिनेशन देखी, पढ़ लीजिए आप। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो लेक्चर वापस से दोबारा देख लीजिएगा। हमने मटेरियल पढ़ा, मटेरियल के बाद डायग्राम से हमने देखा कि किस किस टाइप के मटेरियल्स हैं। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी कि मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस किस बेसिस पे मटेरियल को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में पढ़ ली। इसके बाद हमने देखा कि हमें कौन कौन से मटेरियल स्टडी करने थे, इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल एंड ब्रिटल, ये सब मटेरियल्स हमने स्टडी किए। इलास्टिक मटेरियल्स देखा, इसके बाद हमने देखा कि डिफॉर्मेशन कैसे आता है,
ओरिजिनल शेप में कैसे रिटर्न होते हैं। इसके बाद हमने देखा प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक मटेरियल्स की हमने डेफिनेशन देखी और समझा कि प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने डायग्राम देखा था प्लास्टिक मटेरियल्स का। फिर हमने समझा कि डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है। फिर डक्टिलिटी में हमने देखा कि इनका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन कैसा है, ब्रिटल मटेरियल के अंदर कितना एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और डक्टाइल के अंदर कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसके बाद हमने पढ़ा ब्रिटल मटेरियल्स और ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल्स देखे। ये एक कर्व है, ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट। तो अगर इन किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप पढ़िएगा, और कन्फ्यूज़न ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।